नमस्कार, 24 का रण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दूसरे चरण में कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिल्कुल, और अगले 1 घंटे में हम आपको चुनाव से जुड़ी हर एक खबर बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसे जानकर आपको वोटिंग में मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े रहेंगे, आपको वोटर कार्ड और वोटर लिस्ट के बारे में बारीकियां भी समझाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग सीटों पर कि किन किन सीटों के कौन कौन से क्या क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन कौन से वहां पर मुद्दे और कितनी तैयारी कल के मतदान को लेकर पोलिंग बूथ पर पूरी हो गई है। तो देखिए, वोटिंग के महापर्व का दूसरा चरण शुक्रवार यानी कि कल होने वाला है और इसके लिए करोड़ों भाग्य विधाता तैयार हैं। साथ ही तैयार है निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। उसको लेकर तैयारियां क्या है वो भी आपको समझाते हैं और क्या कुछ मुद्दे यहां पर रहेंगे। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की रणभेरी में चंद घंटों का समय रह गया है। देश भर की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए लोकतंत्र का भाग्य विधाता यानी वोटर तैयार है। ऐसे में सियासी रण के तमाम रणबांकुरों की सांसें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि उनके भाग्य का जो फैसला होने वाला है। लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने की जिम्मेदारी वोटर्स पर तो है ही, साथ ही निर्वाचन आयोग की भी परीक्षा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी 9 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाने हैं। कुल मतदाताओं की संख्या अगर इस फेज में देखें जो उनके नाम वोटर लिस्ट में है, वो है 1,61,62,460। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं, 18-19 के एज ब्रैकेट में जो मतदाता है, उनकी संख्या है 3,29,317। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर एमपी में आयोग के चाक चौबंद इंतजाम है। एमपी के विंध्य और बुंदेलखंड संभाग के तकरीबन 1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। वोटिंग के समय को लेकर भी आयोग ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान का समय वही है जो फेज 1 में था, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसमें कोई पिछली बार जरूर बालाघाट के कुछ हिस्सों में 4 बजे तक मतदान था LWE होने के कारण। द्वितीय चरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। आज 12,828 मतदान केंद्र हैं इस सेकेंड फेज में। इन 12,828 में 6 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है। इसमें नक्सल प्रभावित कांकेर सीट पर शांतिपूर्ण चुनाव कराना हर बार चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती होता है। इस बार भी कुछ अलग नहीं है। वहीं राजनांदगांव और महासमुंद में भी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इन 3 सीटों पर 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल वोटरों की संख्या 52,84,929 है। वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 26,05,350 है। महिला वोटर्स की संख्या 26,79,528 है। 1,65,624 वोटर पहली बार वोट करेंगे। जो कुल इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र है, उनकी संख्या है 6,567 और निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है वो महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र में 17, राजनांदगांव में 15 और कांकेर में 9। इन
सभी तीनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल जो है वो 24 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है। इनमें जो मतदान का समय है जो निर्धारित किया गया है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगा। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह आयोग की पूरी तैयारी है। अब वोटरों को अपना दम दिखाना है और ज्यादा से ज्यादा ईवीएम का बटन दबाना है, क्योंकि एक एक वोट लोकतंत्र की मजबूती को बढ़ाता है और देश को विकास के रास्ते पर लेकर जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। दूसरे चरण में यानी कि कल 6 सीटों पर मतदान होना है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 सीटें हो जाती हैं। कुल मिलाकर मतदान बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बार बार न्यूज़ स्टेट भी आपसे वोट गुरु के जरिए अलग अलग कैंपेन्स के जरिए अपील कर रहा है कि वोट जरूर करें, क्योंकि अगर आप वोट करते हैं तभी आप सरकार से कोई भी डिमांड रखने के हकदार होते हैं। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। जयंत जी क्या सुन पा रहे हैं? चलिए बातचीत करते हैं आगे। जयंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जी बताइएगा जरा, अगर हम पहले चरण की बात करते हैं तो हमने देखा कि मतदान प्रतिशत जो रहा उसमें गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे क्या कारण है? और क्योंकि कल मतदान है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, तो ऐसे में जरा दर्शकों को भी समझाइएगा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या कुछ इसके मायने रहते हैं? जी देखिए, जो पहले चरण का मतदान है उसमें जो अधिकांश सीटों में 5 से 10% तक का मतदान कम हुआ है और इसके पीछे एक तो शादियां थीं, शादियों का काम था, गर्मी बहुत थी और दूसरा ये अबकी बार चुनाव में जो प्रचार जिस प्रकार का लोकसभा के चुनाव में देखा जाता है वैसा था नहीं और केवल वो जो स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, इनकी रैलियां निकल गई हैं और 1-2 भाषण हो गए, बाकी कहीं कुछ ज्यादा दिखा नहीं ऐसा। तो मुझे लगता है कि मतदाताओं में कोई ज्यादा उत्साह नहीं था और जो यहाँ पे बूथ लेवल कार्यकर्ता थे उनने भी ऐसे घर से निकालने वाला जैसा विधानसभा के चुनाव में होता है वैसा नहीं किया, तो ये एक कारण लगता है मुझे। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये था कि अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में तो एक ही सीट का मामला है छिंदवाड़ा का, तो वो वहां पे ज्यादा जोर दिया गया और बाकी तो सब निकली हुई है ये मान लिया गया, तो भाजपा के भी वोटर वोट देने कम निकले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वोटर्स में जैन साहब जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। हालांकि न्यूज़ स्टेट लगातार मुहिम चला रहा है, बड़े महत्व कर रहा है, लेकिन जैन जी जब हम लोगों से पूछते हैं कि मतदान करने क्यों नहीं गए तो कहते हैं कि हमारे एक वोट डालने से क्या हो जाएगा। लेकिन वोट इतना महत्वपूर्ण है कि एक वोट से किसी प्रत्याशी की जीत और हार तक तय होती है और कई बार हमने इस चीज को देखा है, जीत और हार हुई है एक वोट से। हाँ, ये तो बात है और जबकि पहले चरण में जो उसमें कमलनाथ जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे बड़ा मतलब चुनौतीपूर्ण मतलब मुकाबला था और अब की बार जो दूसरा चरण में है इसमें सतना है जहां पे गणेश सिंह हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए थे और जिनसे हारे वो उनके खिलाफ अब खड़े हैं और 4 बार के सांसद हैं। इसी प्रकार रीवा से जनार्दन मिश्र हैं, वो 2 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। टीकमगढ़ से तो केंद्रीय मंत्री रह चुके वीरेंद्र कुमार 7 बार के सांसद हैं। खजुराहो से वीडी शर्मा हैं जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, और ये वो तमाम हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है जयंत जी जिन पर कल फोकस रहेगा। न्यूज़ स्टेट का भी पल पल की जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और शिवम लगातार हम अपील भी कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि कल मतदान का दिन है, आपका दिन है, इस महापर्व में जरूर हिस्सा लें। हमारे साथ अंकुश जुड़े हुए हैं, अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शिवम, बिल्कुल, अतुल के पास सबसे पहले चलते हैं भोपाल में। अतुल, कल दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने हैं और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं और आपके पास कुछ लोग भी हैं वहां पर मौजूद, जरा उनसे भी बात कीजिए कि किस तरह से जनता को वोट डालना बहुत जरूरी हो जाता है और एक वोट कितने मायने रखता है। जो 5 साल में आपने सहा है, जो 5 साल में आपके विकास के काम पूरे नहीं हुए हैं
जो आप बदलाव चाहते हैं वो वोट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतुल, मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगा, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और ख़ासतौर पे वो 6 सीटें जहाँ पे कल मतदान होना है, तमाम सियासी दल भी सक्रिय हैं और ख़ासतौर पे निर्वाचन ने भी पूरी निगाहें उस मतदान प्रक्रिया के ऊपर रखी हुई है। देखिए, इस समय मेरे साथ कुछ युवा हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे मैं बात करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर युवाओं के मन में मतदान को लेके कितना फोकस है और क्या सोचते हैं, मतदान क्यों ज़रूरी है और मतदान की प्रक्रिया में युवा कितना आने वाले दिनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इन तमाम बातों को लेके मैं उनसे बात करना शुरू करूँगा। मुझे आपका नाम बताइए। वंश कनूचिया। वंश, मतदान करने जाएंगे? जी अवश्य। कितना ज़रूरी है, आप कितना समझते हैं? आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मतदान। एक अहम मतदान आने वाली युवा पीढ़ी के लिए नई सरकार चुनता है, आने वाला डेमोक्रेसी, आने वाली नई युवाओं के लिए रोजगार, अहम मुद्दे हैं ऐसे कई जो युवा मतदान करने जाएगा। मतदान करने जाएंगे जी। ठीक है, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे इस समय मध्य प्रदेश की सियासत चल रही है और ख़ासतौर पे युवाओं के दिलो दिमाग में मतदान को लेके क्या चल रहा है? जी, निश्चित तौर पे अगर छात्रों और युवाओं की बात करें तो जब भी वो मतदान करने जाते हैं तो वो एक ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो उनका भविष्य को सुरक्षित कर सके, जो उनको उनके घर में मध्य प्रदेश में रोजगार उपलब्ध करा सके, जो उनके लिए एक अच्छा व्यवसाय खोल सके। कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों के आसपास खासकर अगर युवाओं की बात करें तो ये राजनीति चल रही है और इन्हीं मुद्दों पे युवा वोट करेगा। ठीक है, मुझे आपका नाम बता दीजिए। पीयूष पवार। पीयूष, किन मुद्दों पे आप फोकस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि जो युवा है वो मध्य प्रदेश और देश का भविष्य है, भविष्य को चुनने भी जा रहे हैं। आप किस तरीके से तैयार हैं, किन मुद्दों पर रहेंगे? देखिए, हम तो उसी पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। मैं पर्सनली उस पार्टी को वोट देना पसंद करूंगा जो असल मुद्दों की बात करें, ना कि वो मुद्दे जो डेली सोप सीरियल्स के मुद्दे होते हैं, इसने हमें वो बोला, उसने हमें वो बोला। असली मुद्दे जैसे ऑक्यूपेशन, मतलब बेरोज़गारी, रोज़गार और उसके बाद पॉल्यूशन और ओवरऑल बाकी जो मुद्दे होते हैं, उन चीज़ों पर डेवलपमेंट के बारे में जो बात करें, उस पार्टी को हम वोट देना पसंद करेंगे। अच्छा, रोज़गार क्या एक अहम मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, आपको लगता है? रोज़गार बहुत अहम मुद्दा रहेगा। देखिए, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, जो कि बीजेपी की है, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां भी कम हुई है, सरकारी नौकरियों की वैकेंसियां नहीं निकल रही, प्राइवेट नौकरियां भी बहुत सारे लोगों की चली गई है, कोविड के बाद भी चली गई, लेकिन सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया। तो रोज़गार तो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। 120 करोड़ का देश है, आबादी वाला देश है, जिसमें 30-40 करोड़ लोग जो है बेरोज़गार है, तो बहुत बड़ा मुद्दा रोज़गार रहेगा। ठीक है, मुझे आपका नाम बताइए। आर्यन यादव। थोड़ा सा आगे आइए, अपन बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि किन मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है कल? और खासतौर पे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े क्रांतिकारी जो है बदलाव की बात सरकारें करती हैं। कितना बदलाव हुआ शिक्षा के क्षेत्र में? और ख़ासतौर पे मैं आपसे ये जानूंगा पहले कि आपका वोट डालने को लेके क्या मत रहता है? सर, शिक्षा को लेके जैसा आप बोल रहे हैं, तो सर शिक्षा मतलब एमपी की बात करें, मतलब ऑल इंडिया तो सही है सर, एमपी में जो शिक्षा का लेवल है सर वो अभी उतना अच्छा है नहीं सर। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो उतने अच्छे से रिजल्ट उनके आ नहीं रहे सर। आपके मन में क्या रहेगा, आप वोट क्यों करेंगे? सर, मैं तो रोज़गार को माइंड में रखते हुए वोट डालूंगा सर। रोज़गार को वोट माइंड में रखते हुए। ठीक, कुछ और लोग भी हैं। शिवा, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। आप पहली बार वोट करेंगे या पहले भी कर चुके हैं? मैं पहली बार वोट करूँगा इस बार। पहली बार वोट करेंगे? ये मेरा पहला मतदान रहेगा जो मैं अपनी सरकार चुनने के लिए करूँगा। कितने उत्साहित थे वोट? मैं बहुत ज्यादा हूं, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर का बिल्कुल सवाल है। बिल्कुल अतुल, रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास, आप बातचीत जारी रखिएगा। होशंगाबाद से हमारे साथ राहुल भी जुड़ गए हैं। राहुल, कल होशंगाबाद में मतदान होना है और मध्य भारत की ये सीट बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करें तो एक तरफ कांग्रेस का फोकस है कि कैसे भी सीट को बढ़ाना है, जीत के अंतर को बढ़ाना है, और बीजेपी का फोकस है मिशन 29। ऐसे में क्या कुछ समीकरण आप बनते देख रहे हैं और सबसे पहले क्या कुछ तैयारी कल को लेकर वहां पर नजर आ रही है? जी, प्रशासन को ने जिस प्रकार से इस बार तैयारियां की है वो काफी और ठीक है, अंकुश हमारे साथ रायपुर से हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में वोटिंग को लेकर क्या तैयारियां, क्या मतदान दल रवाना हो गए हैं, तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं, कितने वोटर्स हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इन 3 सीटों पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और
चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जो छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उसकी तमाम तैयारियां जो हैं वो भी गिना दी गई हैं। प्रदेश की 3 लोकसभा सीट यानी महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर सीट पर ये मतदान किया जाना है और मतदान को लेकर मतदान दल पहले से ही रवाना हो गए और अभी अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं कमी बची थी तो वहाँ पर भी तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई हैं। अगर हम बात करें तो इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है वो निर्वाचन आयोग उठाने जा रहा है। वो कदम ये है कि 1 घंटा ज़्यादा समय दिया जा रहा है मतदाताओं के लिए। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। जो कि सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा सा टाइम में कटौती की गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर के 3 बजे तक वो ख़त्म कर दी जाएगी। हम अगर कांकेर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो केशकाल, भानु प्रतापपुर, कांकेर ये वो जगह है जहाँ पर 3 बजे तक ही मतदान हो सकेगा। बाकी जगहों की अगर बात करें तो राजनांदगांव में मोहला मानपुर एक जगह है जहाँ पर 3 बजे तक मतदान होगा और बाकी जगहों पर शाम को 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। ये एक बड़ी पहल है। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया और स्वाभाविक तौर पर इसका प्रतिशत बढ़ते हुए हमको दिखाई भी देगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और पहले चरण की वोटिंग में एक महत्वपूर्ण तस्वीर ये देखने को मिली है कि बस्तर संभाग। ठीक है अंकुश, लौटेंगे आपके पास। पीके अग्रवाल साहब हैं, रिटायर्ड IAS से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके अग्रवाल साहब से समझ लेते हैं। अग्रवाल साहब, इस बार वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कम देखने को मिल रहा है। युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, हर मतदाता जो वर्ग है वो वोटिंग को लेकर इतना उत्साहित नहीं है जितना पिछली बार हमने देखा। मतदाताओं में जो जागरूकता देखी वो जागरूकता की कमी है। ऐसा क्यों है और मतदाता को दरअसल किस और तरीके से जागरूक किया जाए कि ताकि घरों से अधिक तादाद में लोग निकले, अपने मुद्दों को लेकर वोट करें? देखिए, आजकल जो मीडिया है, आप लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं, इसके बावजूद भी वोटर निकल के नहीं आए। उनका ये पावन कर्तव्य है, ये संवैधानिक कर्तव्य है जब वो प्रथम बार वोटर हुए हैं कि अपना वोट दें। अभी हम बार बात करते हैं कि नहीं मिली है, तो इस समय आपको कहने की आवश्यकता है। आप वोटिंग में आप परीक्षक हैं और पहली बार राजनीतिक परीक्षार्थी हैं, तो आप बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आजकल क्या है कि डिजिटल जमाना आ गया है, तो लोग डिजिटल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत कुछ अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक पे सोशल मीडिया देखते देखते लोग इतना घर में केंद्रित हो गए हैं कि उसका ही परिणाम है। और घर में एक दूसरी बात है, लेकिन तो पिछले बार भी था। निश्चित ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लगातार अगर हम न्यूज स्टेट की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार अपील की जा रही है। और यहाँ पर पीके जी, अग्रवाल जी, एक चीज ये भी देखने को मिली है कि एक तरफ अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो शहरी क्षेत्रों से जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम देखने को मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर लोग जा रहे हैं। जबकि हम एजुकेशन की बात करते हैं कि जागरूकता यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोट देना एक बहुत बड़ा अधिकार है, वो समझते हैं। और सब समय हमारे स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा रही। ऐसा आजकल का ये फीचर नहीं है आजकल के समय में, लेकिन इस प्रकार से कम हो जाना वोटिंग, शहरी क्षेत्रों में और कम हो जाना, एक बड़ा आश्चर्य की बात है। इसके मतलब है कि लोगों को देश प्रेम नहीं है, लोगों को संविधान का अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, लोगों को अपना देश के प्रति और लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य समझना चाहिए। वो तभी अच्छे नागरिक कहलाएंगे देश के। इस लोकतंत्र में जब वो वोट देंगे, वही उनका पहला अधिकार है। और जो ओपिनियन है जनता का, वो वोट के द्वारा ही एक्सप्रेस होता है। और इतनी पावर है कि वो जो किसको वोट दे रहे हैं, बीपीटी पर्ची निकाल सकते हैं, नोटा भी यूज कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने 11 अल्टरनेटिव विकल्प दिए हैं। देखिए, मतदान आप जरूर करिए। कल 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी कर रखी हैं। कितने वोटर्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि किस सीट पर सियासी समीकरण क्या है, कितने मतदाता हैं। टीकमगढ़ में 64.5% 2019 में मतदान हुआ था। दूसरे चरण में हम बात कर रहे हैं। दमोह में 67.4% मतदान हुआ था दूसरे चरण में, यानी कि साल 2019 के लोकसभा बिल्कुल ये वही सीटें हैं जहां कल मतदान होना है। खजुराहो की बात करें, सतना की बात करें, 72.8% मतदान 2019 में हुआ था। रीवा में
62.4% मतदान हुआ था और कोशिश यही है, आपसे भी अपील यही है कि इस मतदान प्रतिशत को हमें बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए लोग घर से बाहर निकले। महासमुंद की बात करें, छत्तीसगढ़ की ये सीट 77.1% मतदान यहां पर हुआ और राजनांदगांव में 78.6% मतदान हुआ था। टीकमगढ़ में 64.5% मतदान हुआ था। तो कल के दिन घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी का भेद किला है बैतूल, जहां पर आपको बता दें कि 1996 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2019 में दुर्गादास उइके जीते थे। फिलहाल बीजेपी की ओर से दुर्गादास उइके ही प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, और आपको बैतूल के सियासी समीकरण बता रहे हैं। कांग्रेस से रामू टेकाम उम्मीदवार हैं यहाँ पर। हालांकि कल 6 सीटों पर मतदान होना है। पहले 7 सीटों पर मतदान हो रहा था, लेकिन अब 6 सीटों पर मतदान होगा। दमोह की बात कर लेते हैं। लोकसभा क्षेत्र की यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 7 पर बीजेपी का कब्जा। कुल मिलाकर शिवम यहाँ पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है दमोह को। होशंगाबाद में क्या हाल है वो आपको बताते हैं। 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र, और 35 साल में एक बार बीजेपी यहां पर हारी है। लगातार प्रगति बीजेपी यहां से जीतती रही है। दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। हालांकि अभी तक एक ही बार चुनाव नहीं लड़े हैं दर्शन सिंह चौधरी, पहली बार कोई चुनाव है जो सीधा, लेकिन जो लहर देखने को मिल रही है, ऐसे में हराना उन्हें कितना आसान कितना मुश्किल होगा ये तो वक्त पर पता चल जाएगा। हालांकि सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। कांकेर की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट पर कल मतदान। कांग्रेस से बीरेश ठाकुर यहां पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांकेर सीट एसटी के लिए रिजर्व मानी जाती है, आदिवासी आरक्षित ये सीट है, और ऐसे में आदिवासी वोटर्स का दबदबा देखने को मिलता है। और 8 विधानसभा क्षेत्र, 8 में से 6 सीट यहां पर एसटी के लिए रिजर्व हैं। 8 में से 6 विधानसभा सीट। 1996 तक कांग्रेस की जीत इस कांकेर सीट से होती रही है। अच्छा खासा कब्जा माना जाता है कांग्रेस पार्टी का कांकेर लोकसभा सीट पर। और कुल वोटर्स की तादाद यहां पर 14 लाख से ज्यादा है, 14,47,000। पुरुष वोटर्स हैं 7,22,339, महिला वोटर्स हैं 7,25,435 महिला वोटर्स की तादाद यहां पर, यानी कि महिलाओं की भी अच्छी खासी आबादी है इस सीट पर। खजुराहो सीट जिस पर कल वोट होने जा रहा है, वीडी शर्मा प्रत्याशी हैं। 2004 से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है खजुराहो लोकसभा सीट, और 8 विधानसभाएं खजुराहो में आती हैं। 8 विधानसभाओं में से सभी जो विधानसभा सीटें हैं प्रगति वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिल्कुल, और खजुराहो तो बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट भी हो जाती है। यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मैदान में है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो गई है। कल सुबह 7 बजे से छत्तीसगढ़ में वोटिंग शुरू हो जाएगी, और इसी कड़ी में न्यूज स्टेट वोट गुरु के जरिए आपसे वोट की अपील कर रहा है। साथ ही चुनाव आयोग भी अलग अलग तरीकों से जनता से वोट की अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ की अलग अलग लोकसभाओं में चुनाव को संपन्न कराने के लिए मतदान दल निर्वाचन सामग्री के साथ रवाना हुए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोंडागांव की तस्वीर, जहां पर सभी मतदान कर्मी अपनी ड्यूटी से पहले निर्वाचन सामग्री कलेक्टर से लेते हुए दिखाई दिए, और एक ही छत के नीचे सभी एक साथ इकट्ठा हो गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे गरियाबंद की, जहां पर सेना के हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को संवेदनशील इलाके में रवाना किया गया। सभी मतदान कर्मी अपनी सामग्री के साथ एक एक करके आगे बढ़े और हेलीकॉप्टर से रवाना होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अब इसके बाद तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। तीसरी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर की है, जहां मतदान कर्मियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया है। अब आखिरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर राजनांदगांव की है, जहां सुरक्षा के साथ मतदान कर्मियों को बसों से रवाना किया गया कल के लिए, ताकि कल वक्त पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सके और सभी मतदान कर्मी वक्त पर अपने अपने बूथ पर पहुंच सकें। तो हमारे साथ पैनल मौजूद है मेहमानों का चर्चा के लिए, और राधेश्याम सोनी खजुराहो से हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। खजुराहो पर कल राधेश्याम लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होनी है। खजुराहो में फिलहाल क्या तैयारी है? वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं क्या, और मुकाबला कितना दिलचस्प खजुराहो में देख रहे हैं? राधेश्याम जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कहा जाए मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव होना था और 6 सीट पर चुनाव हो चुके हैं। दूसरी चरण में जो 23 सीट पर चुनाव होना है। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो से वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो मैदान में है, और उनके विपक्ष में निर्दलीय प्रत्याशी बीडी प्रजापति जो रिटायर्ड IAS है वो मैदान में है, और उनको इंडिया गठबंधन का समर्थन भी मिला हुआ है। तो देखना होगा कि आखिर जो इंडिया गठबंधन है कितना लाभ देती है, लेकिन
जो अभी तक जो चर्चा चल रही है वो बीडी शर्मा की ही लहर वहाँ पे चल रही है, मोदी की गारंटी चल रही है। तमाम जो हमने गांव-गांव जाके सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की है, तो यही सिर्फ निकल के आया कि मोदी की गारंटी यहाँ पे चलने वाली है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट है तो आखिर वो कितना टक्कर जो भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम, आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, जरा उनसे एक बार बात कीजिए और पूछिए। खैर आएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद है, जरा उनसे एक बार पूछ लेते हैं। हमारे साथ जयंत वर्मा जी जुड़े हुए हैं, पीके अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। जयंत जी, आपका मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी। यहां पर समझाने की कोशिश करिएगा। हम देखते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आता है प्रत्याशियों में भी और साथ ही मतदाताओं में भी। उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चुनावी माहौल देखने को मिलता है, जो लहर, जो हवा उठती दिखाई देती है कि जो प्रतिनिधि वो चुनने वाले हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जीतने वाला है, इसको लेकर भी वो वोट नहीं देते हैं। तो इसको कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते? ये जब 2004 का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें इंडिया शाइनिंग, पूरे हिंदुस्तान में मीडिया भी और सब कह रहे थे इंडिया शाइनिंग। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वाजपेयी जी ने तो इतना कॉन्फिडेंस था उनमें कि 6 महीने पहले लोकसभा भंग करके उनने चुनाव करवा लिया और हुआ ये कि वो सरकार पलट गई थी। तो ये भी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये स्थिति है। और यहाँ जैसे अभी बात चल रही थी खजुराहो की, तो खजुराहो में तो कांग्रेस के कैंडिडेट, जो समाजवादी पार्टी को जो साझा में मिली थी सीट, उनका तो रद्द हो गया था नॉमिनेशन मीरा यादव जी का। तो अब वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, जो सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, उससे आरबी प्रजापति जो रेवेन्यू सर्विसेज के रिटायर्ड, उनको इंडिया गठबंधन ने अपना संयुक्त प्रत्याशी बताया है। तो अब देखना है कि सीधी टक्कर में प्रजापति जी को कितना समर्थन जनता का मिलता है। ठीक है, पीके अग्रवाल साहब भी हमारे साथ हैं, एक बार पीके अग्रवाल साहब का रुख कर लेते हैं। पीके अग्रवाल साहब, देखिए पहले जब देखा जाता था कि पोलिंग बूथ घरों से बहुत दूर होते थे, वोटर्स को चलने के लिए दूर तक जाना पड़ता था, या जो चलने में असमर्थ है उनके लिए व्यवस्थाएं माकूल नहीं होती थी तो नहीं आ पाते थे पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की ओर से महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ बनाए जाते हैं और पास पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं ताकि वोटर्स आसानी से पहुंच सके वोट डालने के लिए। जो चलने में असमर्थ है, आ नहीं सकता, उसको व्हील चेयर के जरिए पोलिंग बूथ तक लाया जाता है। उसके बावजूद भी मतदाता, कई बार हम देखते हैं कि वोट प्रतिशत कम रह जाता है, घरों से बाहर नहीं निकल पाते। और जो प्रगति ने सवाल पूछा जयंत साहब से कि किसी दल को कोई पसंद करता है और पता चलता है कि दूसरा दल जीत रहा है तो फिर फायदा ही क्या वोट डालने जाने का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते वोट डालने के लिए। नहीं, ये तो महत्वपूर्ण कारण नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर माइंड में कभी कभी हो सकता है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि नक्सल इलाकों से लोग निकले और इतना वोट दिया लोगों ने सब खतरों के बावजूद, तो हमें बड़ा मानना चाहिए कि और दूसरों से लोग क्यों नहीं वोट देने आ रहे हैं। और मुझे मैं इलेक्शन कमीशन का साधुवाद देता हूँ कि कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद जैसी जगहों पे उन्होंने पोलिंग पार्टीज को पहली बार हेलीकॉप्टर से भेजा है ताकि कोई माइंड से कुछ खराब अपनी घटना न हो जाए। इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं यहाँ झांसी में देखता हूँ पोस्टर लग रहे हैं, बूंदी प्रथम। वोट देने में भी हमारे क्षेत्र को प्रथम होना चाहिए, तो लोगों को एक आंदोलन के तहत वोट देने की, और इतनी अच्छी व्यवस्था है, इवन सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी लगातार तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो लोकतंत्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे वोटर्स, क्योंकि ये करते हैं सरकार का निर्माण, जो करती है देश के भविष्य का निर्माण। और ऐसे में उन्हें अगर वोट गुरु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में उन्हीं वोट गुरुओं की बात सुननी जरूरी है। सबसे पहले बात सुनते हैं भोपाल की जनता की।
तो लगातार न्यूज स्टेट आपको बता रहा है कि वोट आपके लिए कितना जरूरी है। हालांकि आप वोट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, अगर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप किस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप वोट कर सकते हैं, वो भी हम न्यूज स्टेट के जरिए लगातार दर्शकों को, मतदाताओं को बता रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, कहां पर आप मौजूद हैं? हो सके तो लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। कल का दिन त्योहार से कम नहीं है, कितना उत्साह? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कल का दिन जो है दूसरे चरण का मतदान होना है और तमाम जो आम लोग हैं वो इसी का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे और नई सरकार चुनेंगे। हालांकि इस समय मैं राजधानी भोपाल में हूँ, लेकिन राजधानी भोपाल में तीसरे चरण में मतदान होना है प्रगति। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का हम जरूर जिक्र कर सकते हैं कि अभी से ही यहाँ पे वोट को अपने मताधिकार प्रयोग को लेके अभी से ही लोगों में खासा उत्साह है। और खासतौर पर देखिए, हम जब भी मतदान का जिक्र करते हैं तो उस दौरान युवाओं का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि युवा ही हैं जो भारत के भाग्य विधाता है और यही मध्य प्रदेश का भाग्य भी लिखेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज के जो युवा हैं खासे उत्साह के साथ जागरूक भी हैं, उनको मालूम है कि उन्हें किन मुद्दों के ऊपर वोट करना है, उन्हें ये मालूम है कि हमें कौन सी सरकार चुनना है, उन्हें ये भी मालूम है कि शिक्षा और बेरोजगारी ये तमाम मुद्दे क्या हैं। हालांकि अभी भी मेरे साथ कुछ युवा खड़े हैं, मैं उनसे एक बार फिर से उनके पास चलता हूँ और उनसे समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए, खासतौर पर हम देखें तो बीजेपी या कांग्रेस, देखिए मैं अभी राजनीतिक से अगर हट के बात करूं तो खासतौर पर मेरे को ये समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि शिक्षा का क्षेत्र में लगातार ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय को व्यवस्थित किया जा रहा है, हाईटेक किया जा रहा है, नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, उससे शिक्षा का सुधार हो रहा है। देखिए, क्या इस स्थिति में जिस तरीके से हम शिक्षा को लेकर व्यवस्था कर रहे हैं उसको लेके क्या आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा चुनाव में बन सकता है शिक्षा के सुधार का? देखिए, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन शिक्षा पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो मध्यम वर्गीय छात्र है, परिवार है, वो अपने से एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप दिन पर दिन कहीं आप देखेंगे अधिकतर जो छात्र हैं वो फीस उनके माध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, फीस पेड नहीं कर पाते हैं। इसमें जो जी फीस में बहुत ज़्यादा कमी हो, उसमें फीस लेट हो जाने पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता है, लेट फी फाइन लगा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ हैं ऐसे। अब देखेंगे तो बहुत सारी समस्या। आपको लगता है इसमें समय सुधार होना जी? अच्छा, लेकिन विश्वविद्यालय में फैकल्टी जो व्यवस्था की जा रही है कि फैकल्टी बढ़ी जा रही है, तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जो कहीं ना सीधी बात की जा रही है, तो उसको लेकर कैसे आप देखेंगे अधिकतर विश्वविद्यालय जर्जर हैं आज की डेट में। कहीं पे बस ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जर्जर हैं। शासकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाएंगे तो उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, मात्र ऊपर से पैसा सैंक्शन जरूर होता है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होता। मैं फिर आता हूँ आपके पास में, आप थोड़ा सा आगे आए, मैं आपसे ये चर्चा कर लूँ कि देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि देखिए कल दूसरे चरण का मतदान होना है और मतदान में युवा कितना अवेयर है, कितना सोचता है, मुद्दों पे किन मुद्दों के ऊपर सोच रहा है। देखिए, खासतौर पे मैं इन मुद्दों पे भी समझने की कोशिश करूंगा कि विश्व स्तर पे भारत को ये कह रहा है शक्तिशाली देश बनाया जा रहा है, तो क्या ये तमाम जो मुद्दे हैं ये वर्क कर रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं इन मुद्दों के बारे में? क्या सोशल मीडिया से युवा बाहर निकल के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा कर रहा है? हाँ, बुनियादी मुद्दों पर भी युवा चर्चा कर रहा है। देखिए, अब मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर नई शिक्षा नीति जैसी चीज़ों से सुधरा भी है। डिजिटलाइजेशन जो हुआ है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। पहले आप ये समझिए, आपको ट्रेन में रिजर्वेशन कराना था तो घंटों की लाइन लगती थी। आज आपके पास IRCTC ऐप है, आप घर बैठे बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। सब कुछ आसान है, पेमेंट्स भी डिजिटलाइजेशन से ईजी हुए हैं। इन सारे मुद्दों पर भी युवा चर्चा कर रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे रिलीजियस चीज़ें हैं, धर्म के बारे में भी युवा और जागरूक हुआ है और होगा भी। जहाँ तक राम मंदिर बनने से भी युवा खुश है, मैक्सिमम युवा जो है हिंदू युवा तो खुश है राम मंदिर बनने से। ये भी मुद्दा काम कर रहा है, ये भी मुद्दा काम कर रहा है। देखिए, धर्म के लिए जागरूक भी हो चुका है युवा। अब कहीं ना कहीं ठीक है, तो लौटेंगे आपके पास। दमोह और सतना से हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। सतना से सजन है और दमोह से संजय हैं। पहले सतना का रुख कर लेते हैं, सजन का रुख कर लेते हैं। सजन रजक हमारे साथ हैं। सजन, कल वोटिंग होनी है सतना में और कितना उत्साह मतदाताओं में देख रहे हैं? किन किन मुद्दों को लेकर युवा निकलेंगे और जनता में, लोगों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में कितना उत्साह है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, सतना में मतदान को लेकर बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है। मैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कितना उत्साह है मतदान को लेकर। कल मतदान कितना उत्साह है आप लोगों में? और हमारे अच्छे काम के लिए अच्छी सरकार आए।
क्या मुद्दे होंगे? और हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर कैसा रहेगा मतदान का? मतदान बहुत बेकार है कि गणेश सिंह नहीं जीते इस समय जिस तरह की परिस्थिति। बिल्कुल, और दमोह का भी रुख कर लेते हैं। संजय भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय, दमोह की बात करें तो जनता का क्या कुछ कहना है, कल को लेकर कैसी तैयारी? तो कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि दमोह लोकसभा चुनाव में लगातार स्वीप प्लान के अंतर्गत अनेक गतिविधियां संचालित की गई हैं। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। छात्राएं सड़कों पर उतरे हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कई बड़ी रैलियां निकाली गई। दमोह शहर में लगातार जो दमोह कलेक्टर है सुधीर कुमार गुर्जर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहे। कल भी काफी बड़ी रैली हुई शाम के समय। बिल्कुल, हो सके तो लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। कितना उत्साह कल को लेकर? बड़े लोग, काफी बड़ी संख्या में युवा हमारे साथ हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट डालने आप जाएंगे, कल कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा चीज हुआ और हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं उन्हीं को वोट करूंगा। सभी से बोलना चाहूंगा कि लगातार जो युवा है वो अलग अलग बात कर रहा, फर्स्ट टाइम वोटर है यहाँ पर, जब वोट डालने जाएंगे तो कितनी खुशी है इस बार आपको? निश्चित ही हम सभी को बहुत हर्ष होता है कि हम लोग पहली बार वोट डालने जाएंगे और मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि अब आप सब वोट डालने जाएं और अपना मतदान करने के बाद ही जलपान को ग्रहण करें। ये काफी बड़ी बात होती है जब युवा इस तरह की बात करते हैं कि पहले वोट डालें उसके बाद ही जलपान करें। और भी युवा हमारे साथ हैं, आप लोग भी पहली बार वोट डालने जाएंगे, किस तरह का उत्साह है मन में? सर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट डाल रहा हूँ है ना, तो मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग जाके वोट डाल ले और आगे अपना मतदान करें। तो युवाओं के अंदर केवल एक ही बात। बिल्कुल संजय, इन लोगों से पूछिएगा, इनके जो साथी युवा हैं, हम कहते हैं युवा भविष्य है देश का, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कल को लेकर, इस बड़े त्योहार को लेकर? कल के लिए क्या लोगों से, युवाओं से अपील करेंगे, अपने साथियों से अपील करेंगे किस तरह से वोट देने जाएंगे? मेरा सभी युवाओं से यही आग्रह है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान अवश्य करें। प्रगति इनका भी यही कहना है कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान अगर अच्छा प्रतिशत मिलकर होता है तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो कल्पना की जाती है वो देखने को मिलेगा। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, ऐसे में मतदान अवश्य। बिल्कुल संजय, आएंगे आपके पास। तो मेरा वोट मेरी वॉइस समझ सकते हैं आप, वोट देना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जाते जाते हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो लोगों से क्या अपील करेंगे। जैन जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जी देखिए, वोट डालना मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए। छुट्टी होती है और सब लोगों को इसलिए छुट्टी दी जाती है, तो वोट तो डालना चाहिए। और बिल्कुल वोट डालना चाहिए। पीके अग्रवाल जी से भी जान लेते हैं, छोटी सी अपील जी। देखिए, प्रथम बार इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था की है कि आपके वोट डालने के पैसा पहले आपके घर में पर्ची पहुंच जाएगी। आपको ये आमंत्रण है इलेक्शन कमीशन का कि आप वोट डालने आए और यह अवसर है कि हम कह सकें। बिल्कुल, तो वोट जरूर डालें। बहुत शुक्रिया पीके अग्रवाल साहब आपका, जैन साहब आपका शुक्रिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल थे। अतुल, आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने बिल्कुल। के लिए। और न्यूज स्टेट भी वोट गुरु के जरिए लगातार वोटिंग को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। हमारी भी आपसे यही अपील है कि आलस बिल्कुल ना करें और कल इस बड़े दिन पर वोटिंग जरूर करें, यानी कि वोट दें और इस अभियान में शामिल हो। विकास के लिए एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करें, चुनाव करें, यह आपका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य भी है कि आप वोट जरूर करें। और 5 साल में कम से कम 5 मिनट तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जरूर निकालें। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान कर बने देश का घर सुनिश्चित कीजिए अपनी भागीदारी। 26 अप्रैल को निभाइए वोटिंग की जिम्मेदारी, शेयर कीजिए अपनी वोट वाली सेल्फी और हमें इस दिए हुए नंबर पर भेजिए। बिल्कुल, आप अपनी सेल्फी भेजेंगे और दिन भर इस सेल्फी को हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। 7042926470 ये वही नंबर जहां आप अपनी सेल्फी व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे न्यूज स्टेट के माध्यम से कि आप कितने जागरूक हैं। ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए, इस अभियान में शामिल हुइए, क्योंकि कल का दिन आपका दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है ये।
और बिल्कुल, और विकास में हिस्सेदार बनिए, इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए और थोड़ा सा टाइम निकालकर सोशल मीडिया से, अपने व्यक्तिगत जीवन से, आम दिनचर्या से निकालकर वक्त वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना है। देखते रहिए न्यूज़ 10।